कैसे हो सभी लोग। आज हम एक नए वंश की शुरुआत करेंगे और ये नया वंश है लोधी वंश। कौन सा वंश है बेटा? लोधी वंश। पहले हमने बताया था इससे पहले किस वंश का शासन रहा? सैयद वंश का शासन रहा और दिल्ली की जनता द्वारा इस वंश के अंतिम शासक को समाप्त किया गया और दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई जिसको हम सब लोग जानते हैं लोधी वंश के नाम से। किसके नाम से? लोधी वंश के नाम से। शुरुआत करते हैं लोधी वंश की। तो लोधी वंश जो चला वो 1491 से 1526 ईस्वी तक। कब तक बेटा? 1491 से लेके 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का क्या रहा? शासन रहा। ठीक, 1491 से 51 से 1526 तक इस वंश का शासन रहा। संस्थापक की बात की जाए, संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी दो रही, यानी एक प्रारंभ में रही और एक अंतिम समय में रही। तो प्रारंभिक राजधानी की बात करें, प्रारंभिक राजधानी थी दिल्ली। कौन सी? दिल्ली, जो 1451 से लेके 1506 ईस्वी तक बनी रही और 1506 ईस्वी के बाद दूसरी राजधानी बनी आगरा। कौन सी? आगरा। और ये 1506 से 1526 ईस्वी तक इस वंश की, यानी कि कह सकते हैं लोधी वंश की राजधानी बनी रही। सबसे पहले बात करते हैं बहलोल लोधी यानी इसके संस्थापक की। इसने 1451 से लेके 1489 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। ये लोधी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोधी, मैंने तुम्हें बताया ये क्या था? लोधी वंश का संस्थापक था। ये जो है इसके जो पालन पोषण था वो किया गया इसके चाचा के द्वारा और चाचा का नाम था मलिक खां। क्या नाम था? मलिक खां। यानी इसका बहलोल लोधी का जो पालन पोषण किया गया वो मलिक खां के द्वारा किया गया, जो कौन थे? इसके चाचा हुआ करते थे। राज्याभिषेक की बात करें बहलोल लोधी के, तो बहलोल लोधी का राज्याभिषेक हुआ, वो हुआ 19 अप्रैल 1491। ठीक है, 19 अप्रैल 1451 को क्या हुआ? इसका राज्याभिषेक हुआ। विवाह की बात करें तो सुल्तान का जो है विवाह जो था वो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था? सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह। और सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री थी बीबी राजी। कितना बढ़िया नाम है ना, बीबी राजी, जो हर समय राजी रहती थी। इसने जो है 38 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। क्या किया? 38 वर्षों तक शासन किया। ये दिल्ली पर शासन करने वाला, किस पर? दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था। कौन सा? प्रथम अफगान वंश था। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था। और इसकी पहचान, यानी अफगान वंश की पहचान है भारत में पठानों से की जाती है। यानी पठान जाति होती है भारत में, उन्हें क्या माना जाता है? अफगानी माना जाता है, अफगान वंश का माना जाता है। आगे बात करते हैं। देखो इसके ये लोग जो आए थे शुरू में भारत में, तो ये घोड़ों का व्यापार करने के लिए आए थे। अफगान शासक जो आए, यानी जो अफगान लोग थे, ये भारत में सबसे पहले क्या करने के लिए आए? घोड़ों का व्यापार। देखो भारत में हाथी वगैरह तो बहुत अच्छे मिलते थे जो कहीं अरब प्रदेश में नहीं मिलते थे, लेकिन सही बात यह है कि घोड़ों के मामले में भारत पिछड़ा हुआ था। भारत में अधिकतर जो इस्तेमाल किए जाते थे वो हाथी किए जाते थे, है ना। प्राचीन राजा जो थे वो हाथियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारत में घोड़ों की नस्ल पहले से ही अच्छी नहीं थी। घोड़ों की जो अच्छी नस्ल मानी गई वो अरब प्रदेश वालों की मानी गई और इसीलिए लोग क्या करते थे, जब यहाँ पर धीरे धीरे अरब सत्ता स्थापित होने लगी तो उन लोगों को घोड़े की जरूरत पड़ी, क्योंकि बोलो एक तो घोड़े से युद्ध तीव्र गति से हुआ करता था, दूसरा वो कहीं ना कहीं घोड़ों के साथ ज़्यादा फेमस थे, कह सकते हैं ज़्यादा लगाव था उनका, क्योंकि उन्होंने अधिकतर युद्ध घोड़ों से ही लड़े थे। हाथियों से लड़ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता था, इसलिए घोड़ों की डिमांड भारत में लगातार क्या हुई? बढ़ती गई। तो इन लोगों ने एक मौका देखा व्यापार के तौर पर, घोड़ों के व्यापार के तौर पर, और यही काम किया गया। इस तरफ से आज भी जो है बहुत सारे घोड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो इन्होंने क्या करा? घोड़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया और व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे ये क्या होने लगे? भारत में बसने लगे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत में इनका अधिकार होने लगा धीरे धीरे। कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में ये सैनिक के रूप में या किसी अन्य विभाग में शामिल होते चले गए। इसके बाद बात करें सेना में भर्ती होने के समय, यानी कि इस समय सेना में जो भर्ती किया गया वो नसीरुद्दीन महमूद के समय किया गया। किसके समय में? नसीरुद्दीन महमूद के समय में इसको सेना में भर्ती किया गया। ये भारत का दूसरा शासक था जिसका जन्म जो है सिजेरियन पद्धति से हुआ था। किसके द्वारा? सिजेरियन पद्धति, यानी ऑपरेशन के द्वारा इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं, इसे मोहम्मद शाह ने सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था। कहाँ का? सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया गया। राजा बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? सरहिंद का सूबेदार हुआ करता था। इसने जौनपुर पर विजय पाई। राजा बनने के बाद क्या करा इसने? जौनपुर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद इसने मेवाड़ के राजा रायमल के साथ भी युद्ध किया। किसके साथ? मेवाड़ के राजा रायमल के साथ भी युद्ध किया। इसका जो अंतिम अभियान था, अंतिम युद्ध था, वो लड़ा गया ग्वालियर पर। किस पर? ग्वालियर पर लड़ा गया 1488 ईस्वी में। 12 जुलाई 1489 को इसको लू लगने के कारण, ये अभियान से लौट रहा था तो रास्ते में क्या लग गई इसको? लू लग गई, और लू लगने के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। इसने एक सिक्के चलवाए जिसको कहा जाता है बहलोली सिक्के। क्या कहा जाता है? बहलोली सिक्के कहा जाता है। अगले शासक की बात करते हैं। अगला शासक है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की बात की जाए तो इसका मूल नाम जो था वो निजाम खां था। क्या था? निजाम खां था। 1489 से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया। कब से कब तक? 1489 से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये बहलोल के 9 पुत्रों में सबसे योग था। यानी बहलोल लोदी के कितने पुत्र थे? 9 पुत्र हुआ करते थे, और 9 पुत्रों में ये सबसे ज्यादा योग था, इसीलिए तो इतना ऊपर पहुंचा। आगे बात करते हैं 16 जुलाई 1489 को। कब? 16 जुलाई 1489 को इसका राज्याभिषेक हुआ कुशक ए फिरोज में। किसमें? कुशक ए फिरोज में, जिसको शिकार खेलने का स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिकार खेलने का स्थान कहा जाता है। इसके बाद करिए तो इसके जो है एक विरुद्ध आक्रमण हुआ, या इसने किया तातर खां के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तातर खां के विरुद्ध इसने क्या किया? एक युद्ध किया, एक अभियान किया। इसने बयाना को भी दिल्ली मिला लिया। किसको? बयाना। बयाना जो एमपी में पड़ता है, 1491 में इसने बयाना को क्या करा? दिल्ली में मिला लिया। उसके बाद बात करें 1504 में इसने ग्वालियर अभियान किया। कब किया? 1504 में ग्वालियर अभियान किया। 1510 में मालवा पर कूच किया। कब? 1510 में मालवा पर कूच किया। इसके बाद बात करते हैं इसने काम किया। काम ये किया कि इसने स्त्रियों को पीरों और फकीरों की मजार पर जाने पर पाबंदी लगा दी। इसने कहा कि कोई स्त्री अब से पीरों की या फकीरों की मजार पर नहीं जाएगी। ठीक है, उस पर क्या कर दी इसने? पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी। आगे बात करते हैं, इसने हिंदुओं के मुंडन पर प्रथा, जो गंजे होते हैं ना, मुंडन प्रथा होती है हमारे यहाँ, मुंडन संस्कार होता है, इस मुंडन संस्कार पर, हिंदुओं का जो मुंडन संस्कार होता है उस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी। इसने नगरकोट की ज्वाला देवी, यानी हिमाचल में नगरकोट है, वहाँ पर ज्वाला देवी का मंदिर है, जहाँ पर ज्वाला हर समय प्रज्वलित रहती है, उसकी मूर्ति को तुड़वाकर क्या कर दिया? कसाईयों को दे दी कि भैया लो और इससे क्या करो? मांस तोलो। यानी मांस तोलने के लिए क्या कर दिया इसने? नगरकोट की ज्वाला देवी की मूर्ति कसाईयों को दे दी। इसने ताजिया निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया? ताजिए निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। खाद्यान्नों से चुंगी कर हटा दिया। जो खाद्यान्न थे, खाने के पदार्थ थे, उनसे चुंगी कर, यानी सीमा शुल्क लगता था एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए, ले जाने के लिए, उसको क्या कर दिया? हटा दिया। इस बार इसने एक माप शुरुआत करी, एक माप, एक पैमाना बनवाया। उस पैमाने का नाम रखा गया गज ए सिकंदरी। क्या नाम रखा गया? गज ए सिकंदरी नाम से एक नया पैमाना बनवाया। इसने उसने लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत करी। किसकी? लेखा परीक्षण प्रणाली की भी शुरुआत करी थी। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी। किसकी? आगरा शहर की स्थापना करी, और 1506 में आगरा को क्या बना दिया? अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। ये कविताएं लिखने का शौक था, और फारसी में कविताएं लिखता था गुलरुखी के नाम से। किसके नाम से? गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसने सरना या सहनाई सुनने का, सरना मतलब जिसको सहनाई कहा जाता है, सुनने का क्या था? शौक था, यानी संगीत प्रेमी था। इसने गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, ये दोनों इसके क्या थे? समकालीन थे, यानी इन दोनों का भी शासन इसी समय में चल रहा था, महमूद बेगड़ा का और राणा सांगा का। आगे बात करते हैं 21 नवंबर 1517 को रोहिणी, यानी कि जो है गले का कैंसर हो गया, और गले के कैंसर के बाद क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। तो गले का कैंसर की बात की जाए, आज ही कहीं ना कहीं जो है भारत जैसी जगहों में वैसे तो कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन कुछ स्टेज ऐसी होती है जिस पर पहुंचने के बाद इसका इलाज हो पाना नामुमकिन सा रहता है। तो उस समय तो हो पाना शायद और नामुमकिन रहा होगा, तो उस कारण से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, खैरपुर में। ठीक है, दिल्ली के खैरपुर में इसका क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है।
आगे की बात करते हैं, अगला शासक हुआ इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। 1517 ईस्वी में ये शासक बना। कब बना? 1517 ईस्वी में ये शासक बना और लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। कौन सा? लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। इसके राज्य की बात करें तो इसके राज्य का बंटवारा दो भागों में हुआ था, यानी कि जो इससे पहले सिकंदर लोदी था उसने अपने राज्य का बंटवारा दो भागों में कर रखा था, एक दिल्ली में और एक जौनपुर में। दिल्ली वाला जो भाग है वो इब्राहिम लोदी को मिला और जौनपुर वाला जो भाग है वो जलाल लोदी को मिला। तो इसी कारण से इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक बना? इब्राहिम लोदी शासक बना दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का शासक बना इब्राहिम लोदी। आगे बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 को। कब? 21 अप्रैल 1526 को इसके मध्य, यानी कि इसके मध्य और बाबर के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको सब लोग जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है क्योंकि इसने एक नई सत्ता का उदय किया भारत में। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इसमें इब्राहिम लोदी क्या हुई? पराजय हुई। क्या हुई? पराजय हुई। इस युद्ध में बाबर ने दो नई पद्धतियों का प्रयोग किया था। एक पद्धति थी रूमी पद्धति और एक थी तुलगामा पद्धति। कौन कौन सी? रूमी और तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसमें सर्वप्रथम बारूद का भी प्रयोग किया गया। किसका? बारूद का प्रयोग भी इस युद्ध में किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा सर्वप्रथम इसमें बारूद का प्रयोग किया गया था। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।